हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल R1 स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर से जो क्या है रासायनिक बल गतिकी, ठीक है, इससे हम लोग 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने वाले हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। काफी अच्छी तरह से आप लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ के बराबर होता है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है, तो 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा क्या करा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब हम लोग वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर रहे थे तो हमें क्या मिला था, सेकंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर निर्भर करती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है, तो सक्रिय द्रव्यमान पर, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर क्या कह रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा, ठीक है। कह रहा है टी हाफ समानुपाती ए है। ऑप्शन बी देखेंगे, कह रहा है टी हाफ समानुपाती 1/a, यहाँ कह रहा है टी हाफ समानुपाती ए स्क्वायर और डी कह रहा है टी हाफ समानुपाती 1/a²। तो हमने पढ़ा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ जो बराबर होता था, हम लोग इस तरह से पढ़े थे, कंसंट्रेशन ऑफ A0/2K, ठीक है। तो यहां देखेंगे, यहां ऑप्शन में A0 के बदले आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, स्मॉल a, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस व्यंजक से तो आपको क्या दिख रहा, टी हाफ का मान किस पे डिपेंड कर रहा, ए पर। ए का मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कम होगा तो ये कम होगा, डिपेंड कर रहा है ना ए पर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि टी हाफ समानुपाती हो जाएगा कि नहीं ए के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, कह रहा है H2 + Cl2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2HCl। सभी किस रूप में, गैस के रूप में। तो कह रहा है इस अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है। तो जब इस अभिक्रिया के लिए हम आपको दर निकालना सिखा रहे थे, R बराबर तो क्या मिला था, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 0, फिर क्या था कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 का पावर 0, घात के रूप में हम लोग 0। इस तरह से जब हम दर नियम लिख रहे थे इसके लिए, अभिक्रिया का वेग जब हम निकाल रहे थे तो अभिक्रिया के लिए दर तो R बराबर ही हमें ये एक्सप्रेशन मिला था, ठीक है। तो अब इसके हम कोटि की बात करें तो दिख रहा है कि घात इस पर क्या है, 0 0 है, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो किस तरह की यह अभिक्रिया हो गई, शून्य कोटि की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि प्रतिक्रिया यहां पर दी हुई है, ए किस में बदल रहा, बी में। इस अभी क्या हो रहा, अभिक्रिया के बाद बदल रहा बी में, ए अभिकारक हुआ, बी उत्पाद हुआ। के लिए क्या दे रहा कि -d कंसंट्रेशन ऑफ A/dt बराबर है 2 गुणा d कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। तो कह रहा प्रतिक्रिया का वेग नियम है, ठीक है। तो यहां देखेंगे ये जो टर्म्स दिए हुए हैं और ये जो अभिकारक है, इसके अनुसार जब हम लोग अभिक्रिया का दर नियम लिखेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा, ऑप्शन ए के बराबर, ठीक है। क्या मिलेगा, -dA/dt बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A²। हमने काफी अच्छी तरह से आपको दर नियम लिखना, दर नियम बताया हुआ है, किस तरह से किसी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया के वेग को हम व्यक्त करेंगे, सब अच्छी तरह से हमने आपको सिखलाया हुआ है। तो इस केस के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ अभिक्रिया का दर नियम कौन रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7वां देखेंगे, कह रहा है वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। तो आर्हेनियस का समीकरण हम लोग जानते थे क्या था, K बराबर A e⁻⁸ तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
यहां देखेंगे कह रहा है सामान्यतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से अभिक्रिया का वेग लगभग हो जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग ताप में वृद्धि करते तो अभिक्रिया का वेग लगभग क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। क्लियर है। आगे देखेंगे कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर क्या दे रहा है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर फिर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हम क्या करते थे, दोनों जितने सांद्रताएं यहां दी हुई होती थी इनके घातों को जोड़ देते थे। तो इस पर घात 2 है, इस पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और 2 जोड़ 1 लिख करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 जोड़ 1 बराबर 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10वां देखेंगे कह रहा अभिक्रिया के किस क्रम के लिए अर्ध जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो हमने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रता से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर की इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो देखेंगे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कह रहा है अभिक्रिया के दर की इकाई के समान। तो अभिक्रिया की दर की इकाई हमें पता है क्या होता, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये इकाई किस अभिक्रिया के कोटि के लिए होती। ठीक है, किस कह रहा कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है, तो किस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई प्राप्त होती, सेम वैसे ही। तो हमें पता है कि जिस अभिक्रिया की कोटि कैसी होती, शून्य कोटि की होती है। ठीक है, उस तरह की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई और अभिक्रिया के दर की इकाई किसके बराबर होती, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के बराबर। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ 11 नंबर के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 12 देखेंगे कह रहा अभिक्रिया 2N2O5 किस में बदल रहा, यहाँ देख रहा अभिक्रिया दी हुई है तो ये अपना अभिकारक हो गया, उत्पाद ये है 4NO2 + O2। इस अभिक्रिया के लिए वेग दिया हुआ है, क्या कह रहा है, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो कह रहा है कि अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, सी कह रहा है द्वितीय कोटि की, डी कह रहा है तृतीय कोटि की। तो अब आप अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कंसंट्रेशन के वाले टर्म के ऊपर यहाँ पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम कितना मानेंगे, घात 1 मानेंगे, और इसके अलावा और कुछ है नहीं इसके गुणा में। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर घात कितना दिख रहा, 1, कुछ जोड़ने के लिए इसमें है नहीं, इसलिए किस कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, तो प्रथम कोटि की। क्लियर है। आगे देखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हटा देते हैं। कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है वेग स्थिरांक की विशेषताएं जब आपको करा रहे थे वेग नियतांक की, तो किस पे डिपेंड करता है, ताप पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे कह रहा उत्प्रेरक की भूमिका है। ठीक है, 14 नंबर में। तो उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती, ऑप्शन देखेंगे, इसके अनुसार जवाब देंगे। कह रहा अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन करना, बी कह रहा अभिक्रिया के एंथैल्पी में परिवर्तन करना, सी कह रहा अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन करना, डी कह रहा साम्य स्थिरांक में परिवर्तन करना। ठीक है, तो आप देखेंगे उत्प्रेरक का काम क्या होता, तो अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन करना। उत्प्रेरक की भूमिका ये नहीं होती, अभिक्रिया अगर हमारी धीमी गति से हो रही है, ठीक है, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट कराने के लिए क्या हो, अभिक्रिया हम शुरू कराए धीमी गति से हो रही हो, ठीक है, और अभिक्रिया को तेजी से कराने के लिए जल्दी से जल्दी अभिकारक की एनर्जी कहाँ पहुंचा देनी होती है हमें, सक्रिय ऊर्जा के बराबर। ठीक है, जितनी आवश्यकता होती ऊर्जा की उसको कि हाँ इतनी एनर्जी और इसको चाहिए, तब अभिक्रिया क्या होगी, स्टार्ट होगी, मतलब तेजी से होनी शुरू कर देगी। तो उत्प्रेरक के आ जाने से क्या हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा में हमें कमी देखने को मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर के लिए, उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है, तो अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा में क्या कर देता, परिवर्तन कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर कह रहे यदि dx/dt, इसको हम लोग r भी लिख सकते, अभिक्रिया के दर को ऐसे भी लिखा जाता है या r से, बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पावर में n दिया हुआ है। ठीक है, तो और कह रहा है जब pH 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर 100 गुणा हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो यहां देखेंगे dx/dt या r लिखिए, बराबर दिया हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर n।
तो इस अभिक्रिया की जो भी कोटि होगी वो हमें क्या मिलने वाली है, n। ठीक है, जो घात है वही ना अभिक्रिया की कोटि होगी, इसके अलावा तो यहाँ और कुछ सांद्रता गुणा में है नहीं कि उसके घात को जोड़ेंगे। क्लियर है, तो क्या मिलेगा, n। अब अगर हम n का मान निकालेंगे तो हमें अभिक्रिया की कोटि आसानी से मिल जाएगी। अब आगे दे रहा है कि यदि pH 2 से 1 करने पर, तो हमने 11th क्लास में 7वें चैप्टर में आपको पढ़ाया था कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होता है किसके बराबर होता है, 10⁻⁻ pH के बराबर होता है। ठीक है, तो कह रहा है pH 2 से 1 करने पर, तो अगर हम pH बराबर 2 ले, ठीक है, तो pH बराबर 2 पर चेक करें तो यहां दिखेगा pH के बदले अगर हम 2 रखें तो यहां मिलेगा pH बराबर 2 पर क्या मिलेगा, 10⁻⁻2 मिलेगा ना। अगर pH बराबर 1 की बात करें तो क्या मिलेगा, 10⁻⁻1। एक बार 2 है, एक बार 1 है। क्लियर है ना, तो एक बार pH के जगह हमने 2 रखा तो 10⁻⁻2 मिला, एक बार pH के जगह 1 रखा तो 10⁻⁻1 मिला। यहां तक तो क्लियर है। अब देखेंगे इन दोनों मानों को अगर हम यहां रखें H+ के जगह पर, दिख रहा है H+ के लिए ही तो ये मिले, एक बार pH 2 लेने पर और एक बार 1 लेने पर। ठीक है, अगर dx/dt को हम R लिख सकते, तो pH बराबर जब 2 रख रहे हैं तो इसको R1 मान लेते। ठीक है, और जब pH 1 रख रहे हैं तो इसको R2 लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो dx/dt के बदले एक बार हम लिख रहे हैं R1। ठीक है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखेंगे K इंटू H+ का मान pH बराबर 2 कर लिया तो क्या मिला, 10⁻⁻2 और पावर में क्या हो जाएगा, n। क्लियर है। अब यहां R2 बराबर हमें क्या मिलेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ का मान हमें मिला 10⁻⁻1, जब pH बराबर हमने क्या रखा, 1। क्लियर है, का पावर क्या हो जाएगा, n। अब हम R2 में R1 से भाग दे दे। ठीक है, यहां कर रहे हैं, देखेंगे तो R2/R1 जब हम करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, K ये वाला टर्म ऊपर है, 10⁻⁻1 पावर में n, K 10⁻⁻2 पावर में n, K से K कट जाएगा। R2/R1 का मान यहां देखेंगे प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 100 गुना हो जा रहा है कि नहीं, तो R2/R1 का मान 100 दिया हुआ है प्रश्न में। अब इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ये देखेंगे, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 10⁻⁻1/10⁻2 और ये पावर पूरा हम n कर सकते दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का घात दिख रहा है समान है, कर सकते ना। तो इस वाले टर्म को अब ऊपर ले जाएंगे तो देखेंगे ये 10⁻⁻1 पहले से है और ये ऊपर जाएगा तो यहां दिख रहा है पावर प्लस में है, सॉरी माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहां हो जाएगा 10⁻+2 और यहां पूरा का पावर n। अब यहां पावर प्लस में है, सॉरी माइनस में है, और यहां दिख रहा पावर प्लस में है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये +2 और ये -1 बेस समान है, तो यहां पर देखेंगे क्या होगा, इसको तो हम 10 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, बराबर। अब ये दिख रहा +2 और ये -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, पावर यहां पर जुटेंगे ना, तो -1 और +2 करेंगे तो बेस समान है, तो यहां पर हमें मिलेगा 10⁻1, 2 में से 1 चल जाएगा तो 10⁻1 नहीं लिखते, सीधे अब हम लिख देते 10⁻n, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखेंगे जिनको दिक्कत हो रही, 10 बेस समान है वैसे ही रख देंगे, और यहां पर हम पावर -1 और +2 ये आपस में जोड़ेंगे ना दोनों पावर को, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, तो इसके ऊपर 1 लिखने की जरूरत है नहीं है। अब यहाँ जो पावर बचा उसको लिख दिए, तो हम देख रहे हैं इधर भी बेस समान है, इसके बराबर 10 10, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में n है, तो ये दोनों जब बराबर है तो n का मान यहाँ पर कितना होगा, 2। तो हमें n का मान मिल गया 2, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को, ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा सिर्फ बढ़ाते हैं, बी कह रहा सिर्फ घटाते हैं, सी कह रहा बढ़ाते हैं या घटाते हैं, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं,
अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए हमें अलग अलग तरह के उत्प्रेरक देखने को मिलते हैं। किसी का अभिक्रिया के लिए कोई ऐसा उत्प्रेरक इस्तेमाल में लिया जाता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा, किसी किसी अभिक्रिया में तीव्र वेग से हो रही अभिक्रिया गति कम करने के लिए उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखेंगे 17 नंबर, करा वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? तो द्विअणुक अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे त्वरित वेग कहने का मतलब क्या कि यहां किसकी परिवर्तन की जा रही? तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन की बात की जा रही। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कहने के बाद क्या कहने का मतलब क्या कि जो अभिकारक है अभिक्रिया आपस में कर रहे हैं उनकी वेग में परिवर्तन जो होगी उसी को यहाँ पर क्या लिख दिया गया? त्वरित वेग। तभी आपने देखा कि अभिकारक के वेग को हम लोग दिखा रहे थे किससे? -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt लिख रहे थे ना। और ये जो मतलब दिख रहा है कि समय के साथ इसके वेग में परिवर्तन, और ये दिख रहा है ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए की हम सांद्रता की बात कर रहे थे ना। तो अब इस ए के जगह पे ये जो है कि सांद्रता वाले पद को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर हम सी नहीं लिख सकते, कंसंट्रेशन ऑफ ए ब्रैकेट में सांद्रता को ही ना दिखा रहे थे, तो यहाँ पर हम सी नहीं लिख सकते। सी का मतलब क्या? कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है, तो -dc/dt। ठीक है, यानी समय के साथ किसमें परिवर्तन? सांद्रता में परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे देखेंगे, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो हमने पढ़ा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है, दर या वेग का ये ताप बढ़ने के साथ क्या होता? बढ़ता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 19 के लिए बी हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अणुसंख्यता या आणविकता या अणुकता, कुछ भी कहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर देखेंगे, कह रहा है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अवरोध की ऊर्जा। ठीक है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अवरोध की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है कि बढ़ती है? हमें पता है कि जब किसी अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे होंगे तो अवरोध होगा, तो अभिक्रिया श्योर है कि धीमी होगी। ठीक है, अब हम जब उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे तो उत्प्रेरक आके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा यानी कि अवरोध की ऊर्जा को कम करेगा, तभी तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अवरोध की ऊर्जा क्या होती है? घटती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा? 22 नंबर क्या कह रहा? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो देखेंगे शून्य कोटि के लिए जब हम लोग अभिक्रिया की दर निकालते थे तो R बराबर क्या होता था? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁻0। E का घात हम लोग 0 लिखते थे। अगर B भी अभिकारक के रूप में रहता तो B का घात भी हम लोग 0 लिखते ना। यहाँ से एक स्टेप हम आगे जाते थे तो R बराबर K, और हमें पता है यहाँ पे पावर 0 है, किसी भी चीज का पावर 0, जैसे 5 का पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है? 1। 10 का पावर 0 वैल्यू 1। तो कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। 1 इंटू 1 इंटू K गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो K मिलेगा ही। तो हमें दिख रहा है कि R बराबर क्या हो रहा? K। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होती? शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती क्या होती? कांस्टेंट होती, निश्चित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 का ए। क्लियर है? आगे देखेंगे, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद होता है। तो हमने आपको बताया था किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद जो उसका धीमा पद होता है वो होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंद पद। क्लियर है? अगला देखेंगे 24 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ठीक है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जब हम लोग निकालते थे तो क्या मिलता था? सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, या सेकंड इनवर्स लीटर मोल इनवर्स, इस तरह से हम लोग लिखे थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे देखेंगे 25 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं की उत्तेजन या सक्रियण लिख सकते हैं ऊर्जा समान है तो। ठीक है, तो अब देखेंगे कोई प्रतिक्रिया, ठीक है, उसके अग्र तथा
पीछे की प्रतिक्रियाओं की उत्तेजन ऊर्जा, दोनों तरफ की एक्टिवेशन एनर्जी समान है। ठीक है, तो दोनों तरफ की जब सक्रियण ऊर्जा समान होगी तो आपको एंथैल्पी में कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। डेल्टा एच जो मिलेगा किसके बराबर मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। क्लियर है? अगला देखेंगे 26 नंबर क्या करा अभिक्रिया दिख रहा है, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना रहा है? H2O। कह रहा है अति मंद अभिक्रिया है कि मंद अभिक्रिया है कि तीव्र अभिक्रिया है कि मध्यम चाल की अभिक्रिया है। तो यहाँ देखेंगे हमें दिख रहा है कि दोनों अभिकारक में एक तो दिख रहा है पॉजिटिव H प्लस के रूप में और ये OH माइनस के रूप में, दोनों पे कुछ ना कुछ आवेश दिख रहा है, प्लस और माइनस चार्ज वाले। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव वाला यहाँ नेगेटिव वाला। ठीक है, ये धनायन के रूप में, ऋणायन के रूप में। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया काफी तीव्र होती है। ठीक है, तो H प्लस और यहाँ प्लस OH माइनस मिलके जब H2O बनाएंगे तो यहाँ पर H2O का निर्माण काफी तीव्र गति से याद होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 27 नंबर कह रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, 10 का पावर -2 मिनट है। अर्ध आयु काल पूछ रहा है आपसे, टी हाफ का मान पूछ रहा है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप जानते हैं टी हाफ बराबर क्या होता? 0.693/K होता ना, किसका मान? टी हाफ का। अब यहां पर प्रश्न में देखेंगे के का मान आपको दिया हुआ है 10 का पावर -2 दिया हुआ है ना। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 693/दशमलव के बदले 1 लिखिए और दशमलव के बाद 3 अंक तो 3 ठो 0। इसको देखेंगे 10 का पावर -2 है ना, तो 10 का पावर -2 के बदले हम इसको 1/100 लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा ना। तो अब यहाँ देखेंगे एक से अब हमको कोई मतलब नहीं रह जाता, इस तरह से इसको लिखते हैं ना 693/10। ठीक है, ये एक ऊपर जाता और ये एक नीचे, इसको यही खत्म करिए तो दिख रहा है 693/10 बचा। अब जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 69.3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है अभिक्रिया के वेग पर, बी कह रहा है अभिक्रिया की कोटि पर, सी कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता पर, डी कह रहा है उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो जब हम वेग स्थिरांक या वेग नियतांक कहिए उसकी विशेषता जब आपको बताए थे तो वहां हमने बताया था कि अभिक्रिया की कोटि से क्या निकाला जाता है? वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है, आप देख रहे थे अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक की इकाई निकाल रहे थे। शून्य कोटि, प्रथम कोटि के लिए आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया उससे संबंधित। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय। ठीक है, कौन कितना होगा? ऑप्शन ए कह रहा है ए के, बी कह रहा है A/2K, सी कह रहा है A/K और डी कह रहा है 2K/A। ठीक है, तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय कितना होता? A/K। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अर्ध वाला भी बताया था। ठीक है, आपको पता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल कितना होता? ये आपको समझाने के लिए टी हाफ बराबर हमने आपको बताया था क्या होता? कंसंट्रेशन ऑफ A 0/2K होता ना। तो टी हाफ यानी कि अभिक्रिया का 50% पूरा होने में शून्य कोटि के लिए तो क्या हो जाएगा? टी हाफ के बदले हम 50% लिख सकते हैं ना। तो 50% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो ये दिख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A 0/2K और ये 50 यहां से नीचे आ जाएगा तो गुणा में, और ये 100 यहां जाएगा गुणा में, जाएगा ना। 50% बराबर इतना, तो 100% निकालना है। 1% करते तो इतना बटा 2K गुणे 50 होता ना, और 100% के लिए गुणा 100 करेंगे तो ये दिख रहा है 50 गुणे 2, 100 काट देगा। दिख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A 0/K बटा, तो इसके बदले यहाँ पर A लिख दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, कह रहा है अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दिया हुआ है 2H2O2 अभिकारक के रूप में उत्पाद के रूप में टूट रहा है, किसमें? 2H2O के रूप में। ठीक है, का वेग, इसका वेग दिया हुआ है R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है। ठीक है,
तो कह रहा है कि अभिक्रिया किस कोटि की है, तो दिख रहा है कि यहाँ पर तो ये सांद्रता वाला टर्म है अभिकारक का, इस पर घात कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो घात हम कितना मानेंगे 1। तो किस तरह की कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। ठीक है, उम्मीद करता है आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर लास्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह की और वीडियो आप चाहते हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और भी चैप्टर के वीडियो आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिलेंगे। थैंक्स।